आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे चल रहे थे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर चौहान वंश चल रहा था। इसके अंदर हमने अजमेर के चौहान, सांबर या सपातलक्ष के चौहान देख लिए थे। उसके अंदर सबसे पहले वासुदेव स्थापना की, उसके बाद में अजयराज, अर्णोराज, वीरराज और पृथ्वीराज पढ़ लिया था। पृथ्वीराज का पुत्र था, पृथ्वीराज पढ़ा था हमने। पृथ्वीराज का पुत्र था गोविंदराज। अब आगे ये चौहान वंश की शाखा बढ़ाएगा, लेकिन अजमेर में जब शासन हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया गोरी, तो शासन हो गया मोहम्मद गोरी का। तो हम आगे देखेंगे रणथंभौर की शाखा। रणथंभौर के चौहान। अब आगे देखेंगे रणथंभौर के चौहान। तो ये पृथ्वीराज थर्ड का जो पुत्र है गोविंदराज, ये पहले अजमेर में था। अजमेर पे जब हरिराज ने हमला किया तो ये कहां चला गया? रणथंभौर के अंदर चला गया और वहां जाकर इसने 1293 ईस्वी के अंदर क्या कर दी? 1193 ईस्वी के अंदर इसने वहां पर कर दी चौहान वंश की नींव डाल दी। 1194 में रणथंभौर चौहान। तो चौहान वंश का यह संस्थापक कौन हो गया? संस्थापक हो गया गोविंदराज। पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र है गोविंदराज। कब? 1194 ईस्वी में रणथंभौर के चौहानों की क्या स्थापना कर दी इसने, या नींव रख दी इसने रणथंभौर में चौहान वंश की। गोविंदराज अजमेर से चला गया। हरिराज ने जब अजमेर पर हमला किया तो ये कहा गया? भाग कर आ गया रणथंभौर और यहाँ पर क्या कर ली? चौहान वंश की नींव डाल दी। इसकी कोई ज्यादा बात नहीं है, गोविंदराज की कोई ज्यादा बात नहीं। उससे पहले थोड़ा रणथंभौर किले को देख लेते हैं। जैसे ये पहाड़ी है, इसके ऊपर यहां पर हो गया रणथंभौर दुर्ग। यहां पर तो है रणथंभौर दुर्ग। निर्माण पर कोई खास बात नहीं आता है। रण और थंभ दो पहाड़ियों पर रण दमान ने करवाया था, जैसे कोई खास बात नहीं आती है। एक बार ध्यान रखना, जैसे ये दुर्ग है, यहां पर इसके थोड़ा दूर इससे एक दुर्ग और है। इस दुर्ग को बोला जाता है जाइन दुर्ग। जाइन दुर्ग, और ये हो गया रणथंभौर। तो जाइन दुर्ग यानी कि रणथंभौर में जाने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है रणथंभौर दुर्ग में जाने के लिए। तो पहले अगर रणथंभौर में जाना होगा तो इस जाइन दुर्ग को जीतना होगा। यानी अगर रणथंभौर नाम के ताले को खोलना है तो इस जाइन दुर्ग नाम की कुंजी चाहिए। तो जाइन दुर्ग क्या है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है जाइन दुर्ग। ऐसा राजस्थान में दो दुर्ग है, एक है जालोर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग, और एक ये है रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाइन दुर्ग। बाकी दुर्गों की कोई कुंजी नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। दूसरा बात है कि रणथंभौर दुर्ग है, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये जैसे यहाँ पर ये दुर्ग हो गया और इसके चारों ओर क्या है? 7 पहाड़ियां हैं। 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो अबुल फजल ने कहा, यानी घिरा हुआ है, ये क्या है? दिखाई नहीं देता। पहाड़ियों से घिरा हुआ है, दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता यानी इसने वस्त्र पहन रखे। तो अबुल फजल ने कहा है कि राजपुताने के बाकी दुर्ग नंगे हैं। ये क्या है? बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा है? रणथंभौर के लिए कहा है कि राजपुताने के सभी दुर्ग नंगे हैं। ये क्या है? बख्तरबंद है। इसने क्या है? पहाड़ियों का वस्त्र पहन रखा है, इसने पहाड़ियां ओढ़ रखी है। तो बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। ये बात कही थी अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए। रणथंभौर दुर्ग के लिए एक बात कही थी, बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये क्या है? बख्तरबंद है। एक अब शुरू हो जाएगा राजस्थान के अंदर साका। अब साके का सीजन शुरू हो जाएगा राजस्थान के अंदर। इससे पहले नहीं था। अब यहाँ पर साका, जौहर, केसरी शुरू हो जाएगा। तो साका क्या है? साका इज ए कंप्लीट प्रोसेस। साका क्या? एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसके अंदर 2 चीज होगी, एक होगा केसरिया और एक होगा जौहर।
तभी शाखा माना जाएगा जब केसरिया और जोहर दोनों चीज होगी। केसरिया और जोहर जब दोनों चीज होगी तभी शाखा पूर्ण माना जाएगा। देखिए केसरिया क्या है, केसरिया कौन करेंगे, केसरिया क्या है, एक रंग है। केसरिया एक रंग है और रंग जो अपने तिरंगे झंडे में भी है सबसे ऊपर, यानी ये बलिदान का प्रतीक है। बलिदान कौन देता है, तो केसरिया क्या होगा, एक साफा भी होगा। केसरिया रंग का क्या होगा, साफा, और साफा कौन होते हैं, पुरुष। तो केसरिया करेंगे पुरुष, तो जोहर कौन करेगी, महिला। ये जल जोहर भी हो सकता है, और जैसे जलना या जैसे जल, इसमें जलना यानी अग्नि में आत्मसर्ग भी हो सकता है या जल के अंदर भी हो सकता है। जैसे राजस्थान का प्रथम शाखा होगा रणथंभौर के अंदर, ये क्या है, जल जोर की श्रेणी में आता है। यानी महिला और पुरुष दोनों ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे लड़ते हुए। पहले क्या, तब क्या होगा, एक शाखा माना जाएगा, तब क्या माना जाएगा, शाखा माना जाएगा। देखिए थोड़ा समझते हैं इसको, यानी कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा लेते हैं, वहां उसको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे ये चित्तौड़ दुर्ग, इसके चारों ओर क्या है, दुश्मन है। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर मात्र 8,000 राजपूत, 8,000 कितने राजपूत सैनिक, और बाहर 50 से 60,000 अकबर की सेना थी। अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर 8,000 राजपूत 50-60,000 मुगल सेना से युद्ध करेंगे तो इनकी हार भी निश्चित है, इनकी हार भी निश्चित है, यानी इनको मरना है, इनकी हार भी निश्चित है। तो क्या करेंगे ये कि जितनी भी अंदर महिलाएं हैं, जितनी भी अंदर महिलाएं हैं, ये पूरा जितना भी इनका जेवर गहने थे वो सब यानी 16 श्रृंगार करेगी, और 16 श्रृंगार करके ये कहां चली जाएगी, अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेगी। अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेगी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। 16 श्रृंगार करके फिर बचेंगे कौन, ये पुरुष बचेंगे, और जितना भी कोई धन खजाना वगैरह है वो सभी क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अब इनको कोई चिंता नहीं है, यानी सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। अब ये इन 50-60,000 से लड़ेंगे, और जितना नुकसान करना है, जितना हो सकता है उतना नुकसान कर मरेंगे। मरेंगे निश्चित, क्योंकि दिखाई दे रहा है सामने, तभी होगा जोहर जब सामने हार दिखाई दे रही हो। तो महिलाओं ने क्या कर लिया, जोहर, और पुरुष अब सिर पर क्या धारण कर लिया, केसरिया पगड़ी धारण कर लिया, केसरिया साफा धारण कर लिया। इनके सर पर क्या है, भवानी सवार है। तो अब ये इनसे लड़ेंगे और इन क्या है, लड़ते हुए मरेंगे। तो ये होगा केसरिया। और इन दोनों चीजों से यानी जोहर और केसरिया क्या होगा, एक शाखा पूरा होगा। जोहर और केसरिया दोनों में तभी होगा शाखा पूरा। अगर दोनों में से एक चीज हो तो वो माना जाएगा अर्ध शाखा। दोनों में से अगर एक हो तो वो माना जाएगा अर्ध शाखा। ये भी कहानी हुआ है, ये हुआ है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। जैसलमेर दुर्ग के अंदर तीसरा अर्ध शाखा हुआ था। दो तो पूरी हो गई और तीसरा क्या हुआ था, अर्ध शाखा हुआ था जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अब अर्ध शाखा यानी वहां पर 250 के वहां पर हुआ है जैसलमेर दुर्ग में। अर्ध शाखा कहा हुआ है जैसलमेर दुर्ग के अंदर। ऐसा भी कहीं हुआ है, लगभग आक्रमणकारी होते थे। जब शाखा होता था तो आक्रमणकारी कहां के होते थे, विदेशी होते थे, मुस्लिम होते थे। ये यहाँ की महिलाओं को पकड़कर वहां पर ले जाकर बेचते थे। अब अमूमन ये मुस्लिम ही होते थे, व्यापार के आक्रमणकारी होते थे। तो ये ऐसा भी कहीं हुआ है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया हो, तो वो हुआ है ये बटनेर दुर्ग के अंदर। बटनेर दुर्ग के अंदर मुस्लिम और हिंदू महिलाओं ने भी जोहर किया था। कब, 1398 से तैमूर का आक्रमण होता है तब। और कई पुरुषों ने जोहर किया है तो वो है आउवा के अंदर, यानी कि मारवाड़ के अंदर। मारवाड़ के अंदर पुरुषों ने भी जोहर किया था मोटा राजा उदय सिंह के समय, और उनको बोला जाता है जम्मत, पुरुषों के जोहर को। पुरुषों के जोहर को बोला जाता है जम्मत। चारण और ब्राह्मणों ने किया था एक साथ, जम्मत बोला जाता है इसे। और एक होता है खड़िया शाखा, खड़िया शाखा बोला जाता है। विष्णु संप्रदाय के जो व्यक्ति होते हैं, जो विष्णु संप्रदाय का जो पुरुष होते हैं या महिलाएं होती है, वो पर्यावरण के लिए जो बलिदान देती है उसे बोला जाता है खड़िया शाखा। तो ये शाखा हो गया। अब देखते हैं रणथंभौर के चौहानों को।
अब देखते हैं रणथंभौर के चौहानों को। यहाँ पर पहला साका होगा, भारत का पहला साका वैसे तो माना जाता है अलेक्जेंडर सिकंदर के समय, लेकिन वो मान्य नहीं है, तो यहाँ पर माना जाता है 712 ईस्वी के अंदर। 712 ईस्वी के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध के ऊपर, और सिंध का राजा था दाहिर। दाहिर के समय माना जाता है पहला साका, भारत का पहला साका राजस्थान का होगा। अब देखिए गोविंदराज ने अजमेर छोड़कर रणथंभौर पर क्या कर ली, चौहान वंश की नींव डाली, यहाँ पर अधिकार कर लिया और शासन करने लगा। कब? 1194 ईस्वी के अंदर। इसकी और कोई खास बात नहीं है। क्या है? रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन है? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों का गोविंदराज संस्थापक है। 1226 ईस्वी में इसका इल्तुतमिश से युद्ध भी हुआ था। इल्तुतमिश से युद्ध हुआ था इसका, कोई उल्लेख नहीं मिलता। इसके बाद यहां का शासक बनता है वाघभट्ट। इसके समय रजिया सुल्तान ने घेरा डाला था। रजिया सुल्तान थी, उसने इसके समय रणथंभौर के चारों घेरा डाला था, उसका भी कोई खास बात नहीं मिलता। इसके बाद में आता है जेतर सिंह। जेतर सिंह या जयसिंह, जेतर सिंह या जयसिंह, इसने 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्ष तक शासन किया था जेतर सिंह या जयसिंह। इसका पुत्र है हमीर। तीसरा पुत्र है इसका हमीरदेव चौहान, और ये है शासक में पढ़ना है, यानी यही मेन शासक है रणथंभौर के चौहानों में। संस्थापक गोविंदराज, इसके बाद में वाघभट्ट, इसके बाद में जेतर सिंह, और इसके बाद में हमीरदेव चौहान। और हमीरदेव चौहान ही पढ़ना है, ये खास बात है इसी की, कोई खास बात है, सबसे ताकतवर शासक है यहाँ का। तो चलिए आज पढ़ते हैं हमीरदेव चौहान को। हमीरदेव चौहान नाम में कम है। रक्त वही है, पृथ्वीराज चौहान वाला, वर्ग संरचना वही है, बस शाखा यहाँ पर आ गई रणथंभौर के अंदर। और हमीरदेव चौहान, इसका कोई ज्यादा शासन वैसे लंबा नहीं रहा है, लंबा शासन काल नहीं रहा है, 1301 ईस्वी तक रहा है। 1291 से 1301 ईस्वी तक रहा है। इसका शासनकाल कोई ज्यादा लंबा नहीं रहा है, लेकिन जितना भी रहा है ये क्या है, इसको पढ़ा जाता है क्योंकि एक महान शासक हुआ है। क्या वो महान शासक हुआ है? हमीरदेव चौहान। तो आज देखते हैं हमीरदेव चौहान कितना ताकतवर था। अगर एक हमारे वाक्य है अतिथि देवो भव, एक स्लोगन वाक्य है अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया। उस वाक्य की अगर किसी ने अच्छे तरीके से माना है तो वो है हमीरदेव चौहान। व्याख्या की है तो वो है हमीरदेव चौहान। इसने शरण में आए हुए, अपने शरण में आए हुए के लिए अपने पूरा वंश समाप्त करा दिया था। इसका सारा वंश समाप्त हो जाएगा। इसके शरण में आया था मोहम्मद शाह। तो आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम रणथंभौर के अंदर रणथंभौर के अंदर चौहानों का शासक कौन हो गया है? हमीरदेव। अब कितना ताकतवर था इसके लिए देख लो, इसने भीमरस के अर्जुन को हराया था। भीमरस के अर्जुन को इसने हराया था। मंडलगढ़ से टैक्स दे लिया था। मंडलगढ़ से इसने टैक्स दे लिया था। मेवाड़ का शासक था समर सिंह, उसको भी इसने हराया था। आबू में भी इसने हराया था। आबू के शासक को भी इसने हराया था। यानी आसपास के सभी शासकों को हमीरदेव चौहान ने हराया था। और इसने कोटिजन यज्ञ भी किया था। कोटिजन यज्ञ भी इसने किया था। यानी बहुत ही ताकतवर शासक है हमीरदेव चौहान। इसने अपने पूरे जीवन में 17 युद्ध किए थे, जिसके अंदर से 16 युद्धों को ये जीता था। इसने सबसे पहले भीमरस के अर्जुन को हराया। मंडलगढ़ से इसने कर वसूल लिया था। परमार राजा भोज को हराया था। त्रिभुवन शासक था,
उससे अपनी अधीनता स्वीकार कराई थी और आबू और चित्तौड़ के शासक को भी इसने हराया था। ये थी अमीर की उपलब्धियां। इसने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध किए, जिसमें से 16 में क्या हुई थी, इसकी जीत हुई थी। और लास्ट वाला 17वां युद्ध इसकी हार हुई थी और इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर इनका वश भी समाप्त हो गया था। इसने कोटिजन्य यज्ञ किया था और इसका कोटिजन्य यज्ञ किया था और इसका दरबारी कवि था विजयादित्य। दरबारी कवि विजयादित्य, दरबारी कवि थे अमीरदेव चौहान के विजयादित्य। उनके गुरु का नाम था राघवदेव। अमीरदेव चौहान के गुरु का नाम था राघवदेव। और राघवेंद्र किसके गुरु थे? राघवेंद्र थे महाराणा प्रताप के। राघवदेव और राघवेंद्र एक जैसा नाम है, थोड़ा ध्यान कर लेना। राघवदेव अमीरदेव चौहान के गुरु का नाम था। इसके ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए जिससे हमें जानकारी मिलती है अमीरदेव चौहान के ऊपर। तो एक है हमीर महाकाव्य, एक है हमीर हट, हमीर रासो, ये ग्रंथ है इसके ऊपर। अब हमीर महाकाव्य लिखा है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। हमीर हट लिखा है चंद्रशेखर। और बच्चा मीर रासो ये लिखा है सारंगढ़ या जोधराज। सारंगढ़ या जोधराज ने लिखा है हमीर रासो। याद कैसे करेंगे? हमीर महाकाव्य, महान, महा का बड़ा, महाकार्थ होता है बड़ा, और बड़ा कौन है? चांद बड़ा या सूरज, यानी नयन चंद्र सूर्य। चांद या बड़ा, चांद या सूरज क्या है? बड़ा है। तो हमीर महाकाव्य किसने लिखा है? नयन चंद्र सूर्य। हमीर हट, हट किसने किया था? चंद्रशेखर ने। तो वैसे याद हो जाएगा, हट किसने किया? चंद्रशेखर ने। तो हमीर हट बचा हमीर रासो। तो ये सारंगढ़ या जोधराज, सारंगढ़ या जोधराज। इससे हमें वीर के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसने अपने पिता जयतर सिंह के 32 साल के शासनकाल की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। 32 खंभों की छतरी अपने पिता जयतर सिंह के 32 साल के शासनकाल में इसने 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसे बोला जाता है न्याय की छतरी। इस छतरी को बोला जाता है न्याय की छतरी। अब देखिए, पढ़ते हैं हमीर के बारे में। हमीर अब यहां का शासक है। रणथंभौर का शासक हो गया हमीर देव चौहान। ये रणथंभौर का शासक हो गया। यहां पर पड़ती है दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली का शासक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। अब जब हमीरदेव चौहान इतना ताकतवर शासक है, वो भी दिल्ली के पास, तो दोनों के मध्य युद्ध तो होगा। जलालुद्दीन खिलजी इधर से आया, यहां पर मान लो जाहिंद्रुग हो गया। इस जाहिंद्रुग को जीता और लाकर घेरा डाल दिया इस रणथंभौर दुर्ग के चारों। रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया, 8 महीने तक घेरा रहा। 8 महीने तक क्या रहा? घेराबंदी रही। लेकिन जलालुद्दीन इस दुर्ग को नहीं जीत पाया, इस दुर्ग को नहीं जीत पाया। फिर यहां से 8 महीने के बाद ये जलालुद्दीन यहां से वापस चला जाता है। और वापस जाते इसमें जलालुद्दीन ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, यानी सेनापति ने कहा कि हम वापस क्यों जा रहे हैं, वापस क्यों जा रहे हैं? दुर्ग तो जीता ही नहीं, भी लोग हंसेंगे। तो इसने कहा, जलालुद्दीन ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता है। क्या चीज है दुर्ग है? की चीज जैसा। तो 10 दुर्ग तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी को नहीं। बात की गई, जलालुद्दीन वापस चले गए। तो ध्यान रखियो कि ये बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। वो कौन सा दुर्ग था? रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था।
यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी चला गया। इसके बाद में दिल्ली का शासक बनता है अलाउद्दीन। अब यहाँ पर शासक चेंज हो गया, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ताकतवर शासक है। राजस्थान का पहला छापा इसी की वजह से हुआ था, दूसरा चित्तौड़ वाला इसी की वजह से हुआ था, तीसरा सिवाना का इसी वजह, चौथा जालौर इसी की वजह से हुआ था। यानी कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर शासक है। और दो शक्तियां अगर पास पास है तो टकराव तो जरूर होगा। तो ये हुई कि हमीरदेव चौहान के ऊपर एक बार राती घाटी हिंदुवाटी घाटी के अंदर हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध भी हुआ था, जिसके अंदर हमीरदेव चौहान की क्या होती है, जीत होती है और अलाउद्दीन खिलजी क्या होते हैं, हार जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति है, उलूग खां और नुसरत खां। उलूग खां और नुसरत खां, लास्ट तक ये दो सेनापति रहेंगे, इन्हें याद रखना। और इनके अंदर है रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल सेनापति है हमीरदेव चौहान के। इनके मध्य युद्ध का कारण क्या था? पहला तो युद्ध का कारण था कि दोनों ही क्या करना चाहते हैं, अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। दोनों ही शासक अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के ससुर थे वो जलालुद्दीन खिलजी, उनकी हार हुई थी तो उसका भी बदला लेना था। एक ये आता है कि रणथंभौर दुर्ग दिल्ली के नजदीक आ गया, और एक आता है कि ये था मंगोल मोहम्मद शाह अलाउद्दीन खिलजी से भागकर कहा गया था, इसके पास शरण ले ली थी और इसी कारण ये मंगोल मोहम्मद शाह यानी कि यहाँ पर आ गया हमीरदेव चौहान को। इसने मांग की मुझे सौंप दे, हमीरदेव चौहान ने मना कर दिया, तो इनके मध्य युद्ध हो गया था। अब देखते हैं कौन क्या कहता है। तो सबसे पहले हिंदुवाटी का युद्ध। हिंदुवाटी का युद्ध कब हुआ था? 1299 ईस्वी के अंदर। इधर है हमीर और इधर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। हिंदुवाटी का मैदान है, इधर इनके सेनापति है भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह नाम के सेनापति है। इधर आ जाएगा उलूग खां और नुसरत खां। इनके मध्य युद्ध होता है हिंदुवाटी के अंदर, और हमीर की क्या होती है इस युद्ध के अंदर? विजय होती है। हमीर की इसके अंदर विजय होती है, और विजय करके भीम सिंह और धर्म सिंह कहा रहे थे वापस रणथंभौर आ रहे थे, और भीम सिंह क्या था, थोड़ा पीछे था और धर्म सिंह थोड़ा आगे चल रहा था। ये पीछे होने के कारण इन्होंने दोबारा इसके ऊपर हमला किया और भीम सिंह क्या गया, मारा गया। भीम सिंह मारा गया तो यहां पर इसका भीम सिंह मारा गया तो इसने जिम्मेवार हमीरदेव ने समझा धर्म सिंह को कि तेरी वजह से मारा गया, और धर्म सिंह को यहां से हटा दिया। तो नए सेनापति थे रणमल और रतिपाल। 1301 ईस्वी के अंदर युद्ध होगा, लेकिन युद्ध का कोई बहाना तो चाहिए। पहला साका हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर, युद्ध का कोई बहाना तो चाहिए। जैसे यहां पर हो गई अब दिल्ली, और यहां पर हो गया रणथंभौर दुर्ग, और यहां पर हो गया गुजरात। यहाँ का शासक हो गया अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ का हमीरदेव चौहान। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना को जाना था गुजरात, तो गुजरात जाने के लिए जैसे ही यहां पर आए तो हमीरदेव चौहान ने क्या कर दिया, रास्ता देने से मना कर दिया। रास्ता देने से
मना कर दिया, लेकिन सेना इधर से होकर चली गई, कोई बात नहीं, चली गई। अब यहाँ पर गुजरात में क्या है, ये सोमनाथ की लूट करके आए थे और यहाँ पर आकर लूट के माल को लेकर इनके सेनापतियों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। इसके बीच था एक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह क्या हुआ, वो एक झगड़ा हो गया इनके बीच की, 1/5 ले, कोई बोले 1/3 लेंगे। ये जितना धनुष के हाथ लगा लेकर भाग गया अमीरदेव चौहान के पास। मोहम्मद शाह गुजरात की लूट का माल लेकर कहां भाग गया, अमीरदेव चौहान के पास भाग गया मोहम्मद शाह। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मांगा कि मोहम्मद शाह को मुझे सौंप दो। अमीरदेव चौहान ने मना कर दिया कि शरण में आए की रक्षा करनी है, तो इसके लिए युद्ध होगा। ये बात करता है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के अंदर तो ये है कि मोहम्मद शाह लूट का माल लेकर भाग गया था अलाउद्दीन खिलजी से। कहां पर भाग गया था, अमीरदेव चौहान के पास। अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा, अमीरदेव चौहान ने मना कर दिया, तो दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध सेम होगा, लेकिन एक है हमीर हट। ये अलग ही बात बताता है। ये बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा पत्नी थी जिसका नाम था चिमना और हमीर, ये मोहम्मद शाह के बीच था प्रेम संबंध। अलाउद्दीन खिलजी को जब इसका बात का पता चला, तो इस वजह से मोहम्मद शाह कहां भाग गया, अमीरदेव चौहान के पास भाग गया। इन दोनों के मध्य प्रेम संबंध को देखकर कहां भाग गया, अमीरदेव चौहान के पास भाग गया मोहम्मद शाह, लेकिन चला गया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने मांगा, ये इसने मना कर दिया। अब युद्ध होगा। युद्ध कब होगा, 1301 ईस्वी के अंदर। 1301 ईस्वी के अंदर अब दोनों के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा। इधर है अमीरदेव चौहान और इधर हो गया एक यानी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरदेव चौहान के यानी कि रणथंभौर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाल दिया। अंदर कुछ भी नहीं रहा, खाने पीने की भी चीज नहीं रही, तो इसने संधि के लिए भेजा था रणमल और रतिपाल को। रणमल और रतिपाल को भेजा था। ये जाकर मिल गए थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, यानी इन्होंने अपना मोर्चा कमजोर कर दिया और सेना अंदर आ गई। इन्होंने अपना मोर्चा कमजोर किया और सेना अंदर आ गई। दोनों के मध्य युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। अमीरदेव चौहान क्या करते हैं, केसरिया। अमीरदेव चौहान केसरिया करते हैं और इनकी पत्नी थी रंगादे या रंगदे। ये क्या करती है, जल जोहर। तो राजस्थान का, तो यहां पर क्या होता है, केसरिया और जौहर मिलकर क्या होता है, राजस्थान का पहला शाखा। कब, 1301 ईस्वी के अंदर। कहा, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अमीरदेव चौहान के यहाँ पर मृत्यु होती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया, पकड़ लिया। घायल था, पकड़ लिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा मोहम्मद शाह से कि अगर मैं तेरा इलाज करूं, तेरे को दिल्ली ले जाऊं, इलाज करूं, तेरे को ठीक कर दूं, तो तू क्या करेगा। तो मोहम्मद शाह ने कहा था कि अगर मैं ठीक हो गया तो सबसे पहले तो मैं, अलाउद्दीन खिलजी को इसने कहा सबसे पहले तो मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे को मारूंगा और रणथंभौर पर हमीर के किसी मकसद को रणथंभौर का राज्य दिलाऊंगा और तुम्हारी मृत्यु करूंगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मोहम्मद शाह को हाथियों के नीचे कुचलवा दिया था। ये था अमीरदेव चौहान का, यानी यहाँ पर अब अमीरदेव चौहान की शाखा ही समाप्त हो गई है। तो लिख लो थोड़ा सा बात इसकी, अमीरदेव चौहान की लिख लो। रणथंभौर के चौहान 1194 ईस्वी में स्थापना, गोविंदराज। इसके बाद में आता है बागभट। रजिया सुल्तान ने घेरा डाला। इसके बाद में आता है जेतर सिंह।
32 वर्ष तक इसने क्या किया था, शासन किया था। और ये था हमीर का पिता। हमीर का पिता। इसके बाद में आता है मेन शासक हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान शासक बना हमीर देव चौहान। 1291 से 1301 ईस्वी। सर्वप्रथम शासक बनते ही भीमरस के अर्जुन को हराया। सर्वप्रथम शासक बनते ही इसने क्या किया था, भीमरस के अर्जुन को हराया था। मंडलगढ़ से कर वसूला। परमार राजा भोज को हराया। मंडलगढ़ से कर वसूला, परमार राजा भोज को हराया। मेवाड़ शासक समर सिंह व आबू शासक को हराया। कोटिजन्य यज्ञ किया। दरबारी कवि का नाम आता है विजयादित्य। और हमीर के गुरु का नाम आता है राघवदेव। राघवेंद्र है महाराणा प्रताप के गुरु का नाम। इनसे संबंधित ग्रंथ वेद महाकाव्य, नयनचंद्र सूरी, हमीरहट, चंद्रशेखर, मीरा आता है सारंगधर या जोधराज। सारंगधर या जोधराज आता है हमीर रासो। इसके बाद में लिखो हमीर ने अपने पिता जेठा सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी कहा जाता है। इसके बाद में लिखो
मीर उसिल जलालुद्दीन। 1290 घेरा डाला। उसके बाद में जलालुद्दीन की बात लिख लो। ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इसके बाद में लिखो अलाउद्दीन खिलजी। युद्ध के कारण दोनों की साम्राज्यवादी नीति रणथंभौर का दिल्ली के नजदीक होना अमीर का दिल्ली सल्तनत को कर न देना मंगोल मोहम्मद शाह है अमीर के यहाँ शरणार्थियों ने युद्ध के कारण थे ये। इसके बाद में देखो युद्ध होता है 1301 ईस्वी के अंदर। 1301 ईस्वी के अंदर ये हो गया हमीर, यहाँ पे हो गया अलाउद्दीन खिलजी। इसके सेनापति थे रणमल और रतिपाल, और इसके सेनापति थे उलूप खां और नुसरत खां। यहां पर होता है केसरिया प्लस जोहर। तो क्या होता है, राजस्थान का पहला साका। राजस्थान का पहला साका होता है। और इस विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था, यानी अमीर खुसरो जलालुद्दीन खिलजी के साथ आया था। इसके बाद में अमीर खुसरो का कथन आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया।
अमीर खुसरो का एक मिनट ध्यान रखना कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफर होता है धर्म विरोधी, यानी आज धर्म विरोधी का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। यह राजस्थान का पहला शाखा 1321 ईस्वी के अंदर। तो बाकी थोड़ा ध्यान कर लेना। ओके, थैंक यू, बाय।